जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज उनकी अनसुनी गाथा में कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं लेते हुए हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ध्वनि, प्रकाश और दृश्यों के अद्भुत समागम के माध्यम से हमारी कहानी के दो सूत्रधार हैं। एक भारत, जिसकी पावन भूमि पर जन्म लिया इन वीरांगनाओं ने, और दूसरी इन वीरांगनाओं का अलग अलग रूप लेने वाली भारत की बेटी शक्ति। तो प्रस्तुत है वीरांगनाओं की महागाथा। उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गायदिल्यो, रानी जयम्मा, बेगम हजरत महल, बेलूम नित्यार। भारत की नारी शक्ति क्या होती, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। साक्षी हूं बनते बदलते इतिहास का। मैं साक्षी हूं समर्पण और विश्वास का। मुझ पर न जाने कितने ही आक्रमण हुए, पर मेरे बलिदानियों ने अपना रक्त देकर हमेशा मेरा मान रखा। इन बलिदानियों में ऐसी कई वीरांगनाएं भी रही जिन्होंने मेरे स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई लड़ी। आज आप सुनेंगे उन वीरांगनाओं की महागाथा। पहली महागाथा उल्लाल की रानी अब्बक्का की है। वो उल्लाल जो विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा तमिलनाडु के पास है, नीचे ना साउथ में ना। वो समय था जब हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगाली अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, पर उनकी हर योजना को विफल करने के लिए एक चट्टान की तरह रानी अब्बक्का पुर्तगालियों की विशाल सेना को चुनौती देती रही और मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए लड़ती रही। दूसरी महागाथा अवध क्षेत्र की है, जहां की रानी बेगम हजरत महल ने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हुए राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। मुझे नहीं पता। आइए सुनते हैं दोबारा बताएंगे इन वीरांगनाओं की कहानी मेरी बेटी मेरी शक्ति से। ध्यान लगाते रहो बता। मैं शक्ति हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं राष्ट्र की भक्ति हूँ, मैं भारत की शक्ति हूँ। अग्नि की लपक हूँ मैं,
रहे सदा ऐसी एक झंकार हूँ। कंगना नाम मातृभूमि पर मुझे गौरव है, अभिमान है, जो कभी झुके नहीं, ऐसी एक ललकार हूँ। अब मैं उनसे तू ला, मेरे को ना डिस्टर्बेंस हो जाए। अलग अलग रूप इस पावन धरती पर आए हैं, जिन्होंने समय समय पर मानवता, मान्यताओं और मूल्यों के लिए संघर्ष किया है, जिनकी गाथा इतिहास के विशाल काया पन्नों पर कहीं खो गई। आज मैं सुनाऊंगी उनकी अनसुनी अमर गाथा। शताब्दी की शुरुआत थी। आज से 500 साल पहले 21वीं शताब्दी चल रही है। और यही वह समय था जब पुर्तगालियों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए दक्षिण पश्चिमी तट से भारत में प्रवेश किया था। पुर्तगालियों की नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण कोई भी राज्य उनसे प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तो बाहर खुले में बैठा हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए उन्होंने कार्ताज नाम का परमिट निकाला, जिसके बिना वो किसी को भी व्यापार करने की अनुमति नहीं देते थे। साल था 1525। पश्चिमी घाट के बीचों बीच बसा था एक प्रांत उल्लाल। इसी राज्य के चौथा राजघराने में मेरी शक्ति स्वरूपा रानी अबक्का ने जन्म लिया। अबक्का के मामा तिरुमल राय ने उन्हें तलवारबाजी, शासन व्यवस्था और प्रशासन में प्रशिक्षित करवाया। कम उम्र में ही उनका राज्याभिषेक उल्लाल की रानी के रूप में कर दिया गया। उल्लाल की करीबी बंदरगाह मैंगलोर और अरब के देशों में व्यापार कई सालों से फल फूल रहा था। गुड़, चीनी और भारतीय मसाले जैसे काली मिर्च की यूरोप में बहुत मांग थी। इसीलिए पुर्तगाली हर हाल में उल्लाल पर कब्जा करना चाहते थे। रानी को इस बात का पूरा एहसास था कि जिन जिन राज्यों पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, उन लोगों पर घोर अत्याचार किया जा रहा था। अबक्का पुर्तगालियों के इरादों से वाकिफ थी। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सतर्कता और संयम से आगे बढ़ी। और जब पुर्तगालियों ने व्यापार की आड़ में रानी पर कर देने का दबाव डाला, तो रानी ने कर देने से साफ इनकार कर दिया। उल्लाल की माटी हमारी है, कर मांगने का अधिकार कहाँ से मिला तुम्हें? बता दो अपने कमांडर को। उल्लाल और उल्लाल की रानी किसी के आगे नहीं झुकेंगे। रानी ने उल्लाल में मसालों की खेती और निर्यात को बढ़ाना शुरू किया। उल्लाल में संपन्नता आने लगी। रानी अबक्का को मसालों की रानी कहा जाने लगा। उल्लाल को हथियाने की चाह अब पुर्तगालियों का एकमात्र मकसद बन गया था। उन्होंने अब फैसला किया कि वे बाकी सारे राज्यों के साथ शांति बनाए रखेंगे और सिर्फ उल्लाल की रानी को बर्बाद करने की रणनीति तैयार करेंगे। रानी के लिए ये सिर्फ अपने राज्य का व्यापार बचाने की लड़ाई नहीं थी।
भूमि का प्यार था अपनी शर्तों पर खड़ी रही एक स्वाभिमान भरा संसार था। स्वाभाविक रूप से शांत रानी और उल्लाल की प्रजा को हिंसा की कगार पर बार बार धकेला जा रहा था। 1567 में जनरल पियाक्सोटो ने उल्लाल पर धावा बोल दिया। रानी अबक्का ने अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया और पुर्तगालियों को हराने की योजना बनाई। डूबते सूरज की रोशनी से रानी में एक अलग ही शक्ति का सूर्योदय हुआ। उन्होंने पुर्तगालियों पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। उन्होंने वीरता से जनरल पियाक्सोटो का अंत किया। पुर्तगाली सैनिकों का पीछा करते हुए रानी ने एडमिरल मैस्करेनहास को भी मार गिराया। वीर रानी ने 70 पुर्तगाली सैनिकों को बंदी बना लिया। ये रानी अबक्का और उल्लाल की बहुत बड़ी जीत थी। रानी अबक्का के जयघोष से सारा आकाश गूंज रहा था। अपनी हार से तिलमिलाते हुए पुर्तगाली जब शक्ति का सामना नहीं कर पाए तो उन्होंने कुटिलता का सहारा लिया। 1581 की सुबह थी। बेटा गिर जाएगा तो। रानी अपने परिजनों के साथ अपने आराध्य सोमनाथेश्वर भक्त। रानी के मन में सुबह से ही आशंका थी कि आज कुछ। रानी ने देखा पुर्तगाली सैनिक अपनी जंगी जहाजों के साथ उल्लाल से कुछ ही दूरी पर तैनात थे। रानी की शक्ति की धधकती ज्वाला और प्रज्वलित हो गई। रानी ने वीरता से युद्ध किया, पर अचानक से हुए इस हमले में रानी गंभीर रूप से घायल हो गई और अपने उल्लाल के लिए लड़ते लड़ते सूर्य के तेज में समा गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने स्वाभिमान और अपने उल्लाल का सर ऊंचा रखा। उस निडर निर्भय अभया रानी की जलती रही चिंगारी, उस स्वाभिमान को शत शत नमन, उस बलिदान को शत शत नमन, रानी अबक्का को शत शत नमन। अब जा, अब अगली आने वाले चल जाओ। एक और कार लाइन पे मृत्यु के बाद पुर्तगालियों को विश्वास था कि उल्लाल के व्यापार पर वो पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। रुका हुआ है अभी रुका हुआ है 5 मिनट के लिए। मगर उल्लाल में उम्मीद की किरण एक बार फिर जागी। वही रूप, वही शौर्य, स्वाभिमान की वही चिंगारी। देखा ये सब कुछ इस बार अबक्का की बेटी ने, जिन्होंने अपनी माँ की गौरवशाली गाथा को जीवित कर दिया। सामने आएगी तब देखो सामने वाले को बताएंगे। 1618 में ऐसा युद्ध हुआ जिससे रानी अबक्का का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया गया। उस दिन सुबह रानी का जहाज मक्का से आ रहा था। पुर्तगालियों ने
उस पर घात किया और कब्जा कर लिया। उनका मकसद सिर्फ जहाज को ही नहीं बल्कि रानी और उल्लाल को भी अपने वश में करना था। वीडियो में भी आ रहा है। देखते ही देखते उनके जहाजों की संख्या बढ़ती गई और उल्लाल पर आक्रमण करने के लिए समुद्र में तैनात हो गए। वे अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि लड़ाई से पहले ही जीत के जश्न में डूब गए। मक्का को जब उनकी चाल का पता चला तो उन्होंने एक रणनीति तैयार की। उन्होंने अपने सैनिकों को मशाल लाने के लिए कहा। रानी का चेहरा मशाल की रोशनी में और भी चमक उठा। मशाल लेकर सैनिक छोटी छोटी नावों में दुश्मनों की तरफ बिना शोर किए आगे बढ़े। देख रही तो बहादुरी देख रही है, आग लगा दी। उल्लाल के वीर सैनिकों ने पुर्तगाली जहाजों पर अग्नि बाणों से आक्रमण किया और जहाजों को ध्वस्त कर दिया। जहाज जला दिए। जहाजों पर आग के बाण छोड़ दिए। जहाजों को चुपचाप नावों से छोड़ दिया। आखिरी धमाका तो यूं हुआ कि जैसे उल्लाल में जीत के पटाखे फूट रहे हों। हार से लज्जित बचे हुए पुर्तगाली अपने जहाजों के साथ समुद्र में वापस मुड़ गए। पुर्तगालियों ने फैसला किया कि अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। ये ऐतिहासिक जीत थी रानी की और उल्लाल की। इन वीर रानियों का पराक्रम आज भी गूंजता है और सदा गूंजता रहेगा। समय का चक्र आगे बढ़ा और इस बार मेरी स्वरूपा को पुर्तगालियों का नहीं अंग्रेजों का सामना करना पड़ा। शताब्दी भारत पर अंग्रेजों का जोर बढ़ता जा रहा था। तब वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि पर कब्जा करने से रोकती रही। इस बहादुर रानी का नाम था बेगम हजरत महल। आपने पहले उनके बारे में वर्ष 1820 में एक साधारण से परिवार में जन्मी हजरत महल। नाम था उमराव। इसका नाम उमराव था। बेहद खूबसूरत थी वो। उनके माँ बाप ने उन्हें बहुत प्यार से पाला था। परंतु 14 साल की कच्ची उम्र में उमराव ने अपने माँ बाप को महामारी में खो दिया। इस अकेलेपन ने उन्हें मजबूत बनाया और विपत्तियों
दुश्मनों से जूझने की शक्ति थी। किसी जानने वाले ने उन्हें नवाब वाजिद अली शाह के परीखाने में पहुंचा दिया, जहां उन्हें महक परी के नाम से जाना जाने लगा। संगीत और नृत्य के साथ साथ महक परी राजनीति में भी निपुण हो गई। वाजिद अली शाह ने महक को अपनी बेगम बनाने का फैसला किया और उन्हें बेगम हजरत महल का खिताब दिया। वाजिद अली शाह और महक परी की एक संतान हुई, जिसका नाम बिल्किस कदर रखा गया। बेगम हजरत महल की जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू, पर संपन्न जिंदगी की खुशियां हजरत महल की जिंदगी में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। अवध पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को हर तरह से गैर जिम्मेदार और अयोग्य शासक घोषित कर दिया। Let it be proclaimed that Nawab Wajid Ali Shah is ruling Awadh in an incompetent manner, and he has no right to the throne. Drive him out of Awadh so that our path is clear. 1856 में उन्हें बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। कौन जानता था नवाब वाजिद अली का लिखा ये गीत एक दिन उनकी ये आपबीती बन जाएगा। अवध को अलविदा कहने के साथ साथ नवाब ने बेगम हजरत को भी अलविदा कह दिया। और अवध में अकेला छोड़ दिया। बेगम एक बार फिर अकेली हो गई। वाजिद अली के जाने का दुख पूरे शहर को था, मगर इस बात की कोई परवाह नहीं कर रहा था कि हजरत महल के सपनों का महल भी टूट रहा था। शोक ने एक चिंगारी जगा दी बेगम में। बेगम ने अपने आंसू पोंछे, तलवार हाथ में थामी, सर पर कफन बांधा और निकल पड़ी इतिहास का एक अविस्मरणीय पृष्ठ लिखने। वो बखूबी जानती थी कि अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार से न केवल अवध बल्कि देश का जन जन परेशान था। बेगम ने अंग्रेजों के प्रति जनता के गुस्से को एक मकसद दिया। झुकना तो दूर, बेगम हजरत महल एक दीवार बनकर खड़ी हो गई अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने चर्बी वाले कारतूसों की में एनफील्ड राइफल का उपयोग किया। इस घटना ने सिपाहियों के सालों साल से दबे हुए गुस्से को उकसाया और क्रांति छिड़ गई। मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की एक ज्वाला भड़क गई और क्रांति की ये चिंगारी लखनऊ तक आ पहुंची। अंग्रेजों ने लखनऊ रेजिडेंसी में शरण ली। ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान इसी इमारत में रहा करते थे। इस क्रोध की चिंगारी से बेगम ने क्रांति की मशाल जलाई। अंग्रेजों की नजर बेगम हजरत महल और उनके सैनिकों पर थी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बेगम के साथ सिर्फ अवध के सैनिक ही नहीं थे, उनके नेतृत्व में अवध का हर
साहसी सैनिक बन गया था जो जंग के मैदान में कूदने के लिए तैयार था। गोंडा, फैजाबाद, सलोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच के सारे क्षेत्र बेगम के साथ थे। हमें गुलाम बनाने की ख्वाहिश रखने वाले अंग्रेजों को मिटा के रख दो। एक भी फिरंगी रेजिडेंसी से बाहर ना आ सके। हमला! उन्होंने स्थानीय राजाओं और तालुकदारों की मदद से रेजिडेंसी पे हवा बोला। उन्होंने 35,000 से अधिक सिपाही और 25 तोपें रेजिडेंसी के अंदर तैनात की। मचाल थी कि बेगम की इजाजत के बिना हवा भी अंदर आ पाती। लखनऊ रेजिडेंसी इस समय बेगम की युद्ध कुशलता का प्रतीक बन चुका था। तोपों के प्रकोप से हेनरी लॉरेंस और मेजर बैंक्स की मृत्यु हो गई, जिससे अंग्रेजों को काफी क्षति पहुंची। भारतीय सिपाहियों के दृढ़ निश्चय से वहां के ब्रिटिश अफसर 86 दिन तक अपने कदम रेजिडेंसी से बाहर नहीं निकाल पाए और न ही अंग्रेज अधिकारी उनसे संपर्क कर पाए। ये घेराबंदी बेगम की अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी जीत थी। दीवारों और दरख्तों पर खून के चीटे बयान करते थे देशभक्ति का खुमार। अंग्रेजों के हौसले को बेगम ने चूर चूर कर दिया। आसमां में गूंज रही थी अवध की दहाड़। इसी दौरान उन्होंने अपने 14 साल के बेटे बिरजिस को अवध का नवाब बनाकर लखनऊ को अपने अधीन कर लिया और खुद राजकाज संभाला। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सबने मेरे बेटे को नए नवाब के रूप में स्वीकार किया। अब इसी तरह हम मिलकर एक ऐसी सेना बनाएंगे जो अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अक्टूबर 1857 जनरल कैंपबेल अपनी फौज लेकर लखनऊ रेजिडेंसी पहुंचा, लेकिन रानी की शक्ति का पूरी तरह से एहसास अब भी शायद अंग्रेजों को नहीं था। चाहे रेजिडेंसी में अंग्रेजों को बंद दरवाजों के पीछे रोकना हो या फिर सिकंदराबाद में अंग्रेजों के हर वार का जबरदस्त पलटवार करना, बेगम और उसकी फौज की ताकत और हौसलों को देखकर अंग्रेज तिलमिला उठे। आखिर जनरल कैंपबेल अपने देशवासियों और घायलों को लेकर लखनऊ छोड़ कानपुर के लिए निकल गया। अवध के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कैंपबेल ने हार नहीं मानी और फिर से तैयारी की और 40,000 सैनिकों के साथ बेगम और उसकी सेना पर हमला कर बेगम हजरत ने अपनी फौज को जंग के लिए फिर प्रेरित किया। ये जंग सिर्फ अवध की जमीन के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए है। ये हमारा पीछे गिर जाएगा देश है और इस पर हमारा ही हक है। जो हमसे ये हक छीनेगा, हम उससे उसकी जिंदगी छीन लेंगे। हमला! मूसापाल में फिर घमासान टक्कर हुई और यही हुई अवध में अंग्रेजों के साथ आखिरी जंग। बेगम जीत जाती, रिवाजों के हर नियम को लांघ कर ये वो महक पड़ी थी जिसने चेहरे से पर्दा उठाया और मैदान में उतर खड़ी। 1 मिनट में बचा है। अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और बेगम और उसकी सेना को शहर से बाहर कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें कुछ भत्ता देने की भी कोशिश की, जिसे स्वाभिमानी हजरत ने ठुकरा दिया। बेगम लगातार अंग्रेजों से मुकाबला करने का प्रयास करती रही, लेकिन तब तक अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। बेगम का खजाना खाली हो चुका था, हालात काफी बिगड़ चुके थे।
लेकिन इसके बाद भी हजरत महल नहीं चाहती कि वो अंग्रेजों की बंदी बने। बेगम हजरत महल नहीं चाहती थी कि उनके जज्बे को कोई हरा सके, इसलिए वो अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई। 7 अप्रैल 1879 को बेगम इस दुनिया को अलविदा कह गई। बेगम हजरत ने ये सिद्ध कर दिया कि देश प्रेम की कभी हार नहीं होती। आजादी की लड़ाई के लिए बेगम हजरत असंख्य वीरों को प्रेरित कर गई। मेरे पापा ने फोन कर दिया। आधार गूंजती रहे सदा ऐसी एक झंकार हो। मातृभूमि पर गौरव है, अभिमान है, जो कभी झुके नहीं। ऐसी एक ललकार हो। खत्म हो गया। आज के लिए 2 ही गाने, ठीक है। लाइट जल गई।